हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बजट को लेकर बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, आज पेश होगा हरियाणा का बजट। ठीक 12 बजे सीएम पेश करेंगे बजट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास ही वित्त विभाग भी है, इसलिए बतौर वित्त मंत्री आज सीएम बजट पेश करेंगे। टैब के जरिए पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। गठबंधन सरकार का आज दूसरा बजट। शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रह सकता है, जो जानकारी मिल पा रही है। कृषि, सुरक्षा और स्किल पर भी जोर दिया जा सकता है बजट के जरिए। किसानों के लिए भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। करीब 1.5 लाख करोड़ का बजट आज पेश होने वाला है। 1.5 लाख करोड़ के इस बजट में लोगों के लिए क्या कुछ होगा, इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। 12 बजे विधानसभा से सीधा बजट का प्रसारण जरूर देखिएगा। 12 बजे विधानसभा के अंदर बजट पर अभिभाषण शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। गठबंधन सरकार का ये दूसरा बजट जो आज पेश होने जा रहा है, और माना जा रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी बड़े फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा कृषि, सुरक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस बजट में देखा जा सकता है। किसानों के लिए भी बड़े ऐलान संभव है, क्योंकि हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने काफी विरोध किया है। बड़ी भूमिका आंदोलन की हरियाणा के अंदर देखने को मिली है, तो किसानों को साधने के लिए हो सकता है बड़े ऐलान सरकार आज करे। दोपहर 12 बजे पेश होगा प्रदेश का बजट। लगातार सबकी नजरें बनी हुई हैं। डिजिटलाइजेशन को प्रोत्साहित करते हुए टैब का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पेपरलेस बजट पेश होगा। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब हरियाणा का बजट पेपरलेस हो। इससे पहले भी टैब पर ही बजट को पढ़ा गया था, और विधानसभा के अंदर ई विधानसभा यानी कि डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आज पेपरलेस बजट देखने को मिलेगा। लेकिन हां, हरियाणा की जनता को काफी सारी उम्मीदें इस बजट से, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, कोरोना के कार्यकाल में लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके का नुकसान लोगों को हुआ, कई लोगों की नौकरियां गईं, बिजनेस ठप हुए, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में देखते हैं कि आम लोगों को लेकर बजट में क्या क्या खास बातें हो सकती हैं। ये 2020-21 के बजट की खास बातें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। परिवार कल्याण के लिए 6,533 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 519 करोड़ का प्रावधान था। शहरी निकाय विभाग को 4,916 करोड़ रुपए मिले थे। 2020-21 का बजट का खाका आपके सामने। खेल विभाग के लिए 394 करोड़ रुपए थे। पर्यावरण और जलवायु के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। 2307 करोड़ रुपए परिवहन विभाग के लिए रखे गए थे। 1561 करोड़ नगर एवं ग्राम योजना के लिए रखे गए थे। 59 करोड़ रुपए पर्यटन एवं संस्कृति के लिए थे। तो 2020-21 के बजट के कुछ बिंदु आपके सामने इस वक्त, लेकिन जो माना जा रहा है केंद्र सरकार का जो बजट था, उसकी एक छाप जरूर प्रदेश सरकार के बजट में देखने को मिल सकती है। चूंकि यहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार है, तो देखते हैं कि इस बार के बजट में क्या खास हरियाणा की जनता के लिए रहता है। तो सीएम मनोहर लाल आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे दोपहर 12 बजे बतौर वित्त मंत्री। गठबंधन सरकार का दूसरा बजट आज सीएम मनोहर लाल पेश करने वाले हैं। करीब 1.5 लाख करोड़ का बजट हो सकता है, और यह भी माना जा रहा है कि बजट के जरिए किसानों को मनाने की कोशिश हो सकती है। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइम फोकस रहने वाला है बजट पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन पर ध्यान दिया जा सकता है। उसके बाद आपको जानकारी दे दें, जब बजट पेश हो जाएगा 2 मीडिया को संबोधित भी करेंगे सीएम। तमाम मीडिया के सवालों का जवाब देंगे, यानी कुल मिलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 2 बजे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया को संबोधित करेंगे, बजट को लेकर बातचीत होगी। 12 बजे विधानसभा में बजट पेश होगा, और उसके बाद 2 बजे सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट को लेकर करने वाले हैं।
हालांकि बजट को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। बजट सत्र जिस दिन से शुरू हुआ, विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस बेहद आक्रामक रूप में नजर आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया बजट सत्र के दौरान और अब बजट पेश होने जा रहा है। इस पर विपक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको बता देते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बजट को लेकर उन्हें सरकार से कुछ खास उम्मीदें नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर अच्छा बजट आया तो तारीफ करूंगा सरकार की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बजट को लेकर ये बयान आया है। इसके अलावा आपको बता दें, बजट को लेकर युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों को कई उम्मीदें हैं। महिलाओं को महंगाई से निजात की उम्मीद है, तो वहीं व्यापारियों ने टैक्स छूट की उम्मीद जताई है। इन दिनों वाकई जिस तरीके से देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ी, अब प्रदेश सरकार का जब बजट पेश होने जा रहा है तो लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रियायतें कुछ जरूर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेंगी। तो देखते हैं आज क्या कुछ बड़े ऐलान बजट में होते हैं। प्रदेश की जनता के लिए इंतजार 12 बजे तक का। आपसे कुछ ही देर में बजट आप सबके सामने होगा। विधानसभा की पटल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट रखेंगे। बजट पर अभिभाषण होगा मुख्यमंत्री का बतौर वित्त मंत्री। जी हां, चूंकि मुख्यमंत्री के पास ही वित्तीय विभाग भी है, तो आज सीएम मनोहर लाल ही बजट पेश कर रहे हैं। गठबंधन सरकार का दूसरा बजट है ये। 2020-21 बजट की जो खास बातें थी उससे आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि ये जो गठबंधन सरकार है इसका फोकस आखिर किन किन सेक्टर्स की तरफ है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल भी मौजूद है। अपने पैनल को हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे साथ आकाश जिंदल मौजूद हैं, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा मौजूद है, एजुकेशन एक्सपर्ट है। विजेंद्र नेहरा मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मोहित जैन हैं, जो सीए हैं। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु जी, जो व्यापारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। आप सब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। तो बजट पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले मैं रुख करूंगी, हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी। नेहरा जी, किस तरह के बजट की उम्मीद रखे प्रदेश की जनता? देखिए नंदन जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने समाज के सभी वर्गों से नंदन जी चर्चा करने के बाद में बजट को पेश करने की जो एक नई परंपरा शुरू की है, वो अपने आप में सबसे अलग बात है। क्योंकि इससे पहले हम जब भी देखते थे तो कोई भी वित्त मंत्री जो रहे हैं वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी के अनुसार बजट को पेश करते रहे हैं। लेकिन जैसे पिछले साल भी हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों से, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, कोई भी वर्ग के लोग हैं, उन सबसे अलग अलग बैठ के चर्चा करने के बाद में उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनसे भी चर्चा और सुझाव लिए थे। और बजट जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जब पेश किया था तो हम लोग विधानसभा के अंदर मौजूद थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम लेके बताया था कि कांग्रेस के इस विधायक ने ये सुझाव दिया था और हमने बजट में इसको शामिल किया है। इस बार नंदनी जी, क्योंकि कोरोना का काल था तो माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक रूप से उस तरह की बैठकें नहीं कर पाए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से। विजेंद्र जी, जिस तरह की नाराजगी किसानों में है, क्या लगता है इस बार प्राइम फोकस किसानों पर रहने वाला है बजट में? देखिए नंदनी जी, मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे वो सुरक्षा है, चाहे वो नारी सशक्तिकरण का विषय है, चाहे वो जैसे आत्मनिर्भर भारत की माननीय मोदी जी बात करते हैं तो आत्मनिर्भर हरियाणा को लेकर गए, इन सभी विषयों को लेकर के बजट में मुख्य बातें रहने वाली है। इसके साथ साथ कृषि पे तो हमेशा से हरियाणा सरकार और भारत सरकार का विशेष तौर पे फोकस रहा है। चाहे वो विपक्ष का ये दिखाने का हमेशा प्रयास करे कि कृषि क्षेत्र पे कम फोकस है, लेकिन हरियाणा सरकार का हमेशा से कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस रहा है। आकाश जिंदल, आकाश जी, किस तरह के बजट की आवश्यकता है प्रदेश को इस वक्त? देखिए, आज स्थिति क्या है, सबसे पहले वी शुड सी व्हाट इज द रियलिटी टुडे। बिकॉज ऑफ कोरोना लोगों की कमाई जो है कम हुई है, लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है जीडीपी ग्रोथ का पैन इंडिया डेटा बताता है -8% जीडीपी ग्रोथ। उसे सिंपल टर्म में आप मान सकते हैं कि रोहतक में, करनाल में, अंबाला में मेरा जो भाई काम कर रहा है उसकी कमाई कम हुई है।
दूसरी तरफ है एक्सपेंडिचर जो बढ़ता जा रहा है। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल प्राइसेस की वजह से। पेट्रोल डीजल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो सबसे पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashmindal.in की तरफ से हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर से नेशनल टीवी चैनल्स के शो पे की है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता था कि आप सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए डीजल के ऊपर। आपने बात की किसान भाइयों के लिए, डीजल किसान भाई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गृहिणी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से हमारी उम्मीद होगी कि वैट कम किया जाए, क्योंकि डीजल के ऊपर दो तरह के टैक्स होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज, स्टेट गवर्नमेंट जो चार्ज करती है वैट। तो आज अगर डीजल की प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो पहले तो हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई जो हरियाणा की जान है, हरियाणा की शान है, उनको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, आज आम आदमी के लिए हम सब जानते हैं दालें, सब्जियां, दूध सब महंगा हुआ है। तो आम आदमी को हम महंगाई से निजात दिला पाएंगे। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होती है, वैट कम करती है सरकार जी, तो इससे महंगाई कम होगी। यानी महंगाई को अगर कम करना है ओवरऑल, तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं। जी, सबसे पहली डिमांड ये, और भी दो एक चीजें हैं। सबसे पहले तो महंगाई कम की जाए और किसान भाइयों को भी इससे रिलीफ मिलेगा। आज अगर हरियाणा के आप आम आदमी को पूछें जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए दिक्कत क्या है कि उसकी कमाई बढ़ी नहीं है, कोरोना के काल में खर्चे उसके बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले तो उसको रिलीफ देना जरूरी है जी। उसके बाद आ जाती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हरियाणा को हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे डेवलप कर सकते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashmindal.in ने लगातार तमाम टीवी चैनल पे कहा है। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव तो ऑटो जो है ऑटो पायलट मोड पे ग्रो किया है। मेरे हिसाब से, हालांकि खट्टर साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे सीएम हैं, गुड़गांव की ग्रोथ में किसी भी हरियाणा की किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं है, ऑटो पायलट मोड पे बढ़ा है। क्या है हम हरियाणा के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को उस तरीके से ग्रोथ दे पाए हैं? क्या हम फरीदाबाद को, सोनीपत को, करनाल को उस तरीके से ग्रोथ दे पाए हैं? यानी ये जो इंडस्ट्रीज गुड़गांव के अंदर आई, गुरुग्राम के अंदर आई, वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी लाए जाए। अब मैं रुक करूंगी प्रोफेसर सुभाष तपरा जी, आपका एजुकेशन सेक्टर के लिए सर जितना ज्यादा किया जाए उतना कम है, लेकिन इस कोरोना काल के दौरान जो स्थिति रही पूरे दुनिया में, बच्चों तक क्लासेस पहुंची वीडियो कॉल के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, डिजिटलाइजेशन के जरिए, लेकिन कई ऐसे बच्चे भी थे ग्रामीण अंचलों में जिनके पास ये डिजिटल मीडिया की रीच ही नहीं थी, उनके पास फोन्स नहीं थे, उनके पास सुख सुविधाएं नहीं थी, और जो कोरोना का काल रहा स्पेशली गरीब बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन काफी प्रभावित हुई। तो ऐसे में क्या उम्मीद आप लगाते हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए इस बजट से? लास्ट ईयर सीएम साहब ने बजट पहली बार पेश किया था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते, और सबसे ज्यादा जो बजट का जो अमाउंट था वो शिक्षा पर था। इसमें इट वाज नियरली 19,439 करोड़ था शिक्षा पर, सबसे ज्यादा था। परंतु कोरोना टाइम ने वो सारे जो बजट की है वो धुलाई कर दी। पिछले मार्च से स्कूल बंद पड़े हैं, कॉलेज बंद पड़े हैं। कोरोना ने पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त तो किया ही है, साथ साथ एजुकेशन को भी गवर्नमेंट बिल्कुल संभाल नहीं पाई। 5-6 महीने तो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल बंद रहे, थोड़ा टाइम कोरोना टाइम में खुले फिर बंद कर दिए गए। बच्चों के पास मोबाइल है ही नहीं। अब उधर से अभी एग्जाम होने में, हरियाणा बोर्ड के अभी अगले महीने अप्रैल में स्टार्ट होने हैं, और सीबीएसई के पेपर अभी मई में स्टार्ट हैं, और कॉलेजों के स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है गवर्नमेंट एजुकेशन को संभाल ही नहीं पाई। गवर्नमेंट ने बजट तो लाती है, बजट तो सबसे बड़ा अमाउंट इसमें दिया है, परंतु आज तक वो अपॉइंटमेंट ही नहीं कर पाई, शिक्षा को कहां संभाल पाई है। मार्च से 2020 में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजों में 2592 पोस्ट के लिए सैंक्शन किया था जी। आज तक वो फाइलें दबी पड़ी हैं, कुछ नहीं है। 80% पोस्ट खाली पड़ी हैं। ये एजुकेशन है, वो बजट कहां पे जाता है हमारे, मतलब बजट आप बनाओ, आंकड़े तो लाओ बढ़िया से, परंतु उसको सही तरह से उसका यूज करे, उसका यूज करे। सारे एक्सटेंशन लेक्चरर्स फर्जी डिग्री लाके कॉलेजों में लगा रखे हैं इन्होंने, बिल्कुल पीएचडी की डिग्री लाते हैं, बिल्कुल सारी पढ़ाई ध्वस्त हो चुकी है। पिछले महीने 2 महीने से कॉलेजों में थोड़ी सी पढ़ाई हुई और पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखो ये कोरोना टाइम में एग्जाम चल रहे हैं, मतलब छोटा सा हरियाणा है, 5-7 यूनिवर्सिटीज हैं,
मैं तो अब हमारे गवर्नर साहब के भी नॉलेज में होता है, गवर्नर साहब चांसलर होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज के, गवर्नमेंट भी बड़ी सचेत है, बड़ी अपनी प्रशंसा भी लेती है। वो एक जैसा पैटर्न भी साबित नहीं कर पाई। साथी हमारे, मैं बीजेपी वाले साथी से मैं पूछना चाहता हूं, वो एक यानी एग्जाम किस तरह से लिए जाएं, वो ऑफलाइन लिए जाएं या ऑनलाइन लिए जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटी, ये पैसा कहां जा रहा है, ये ऑफलाइन लिया जाए या ऑनलाइन लिया जाए, यूनिवर्सिटी अपने मनमानी कर रही है। हाँ जी, बड़ी देश आप बजट लाओ, शिक्षा पे आज पैसे की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं उससे पहले ज्यादा बजट होना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ा आधार है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी है। अब कोरोना टाइम में स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा जरूरत है। आप हॉस्पिटल देख लो, हॉस्पिटलों में कोरोना काल में क्या हाल हुआ है, मतलब ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हमारे मंत्री साहब भी प्राइवेट हॉस्पिटल पे ही विश्वास करना चाहा उन्होंने जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए। तो आज हर फील्ड में पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है और सीएम साहब से बड़ी उम्मीदें हैं जी। ये ठीक है, अभी उन्होंने दो दिन पहले विश्वास मत ले लिया है, वो हो सकता है मजबूरियों किसी की भी। आज जनता का विश्वास सीएम साहब को तभी मिलेगा जब वो बेस्ट आज बजट देंगे इस कोरोना टाइम में। जी हिमांशु जी, एक व्यापारी होने के नाते व्यापारी वर्ग की आवाज आप बनकर यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की उम्मीदें इस बजट से हैं, किस तरीके का बजट आज आना चाहिए, स्पेशली अगर बिजनेस सेक्टर के लिए बात करें? तो अगर बिजनेस सेक्टर के लिए बात करें तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक नीड है जो कि पेट्रोल डीजल, उस पर बात करेंगे सबसे पहले, जो कि बात पहले भी हो चुकी है। किसी भी चीज के लिए महंगाई सबसे पहले पेट्रोल डीजल से स्टार्ट होती है। जब तक आपके पास कोई भी परिवहन नहीं होगा और परिवहन सबसे पहले महंगा होगा, वही चीजों पे असर करता है जो महंगाई बढ़ती है। एंड बिजनेस सेक्टर के अंदर सबसे पहले हम सोचेंगे कि भाई हमारी ब्याज दरें कम हुए, कि व्यापारी को अच्छा काम करने का मौका मिले, ब्याज दर कम हुए, जिससे वो मार्जिन अपना कम रखे। अगर जितना मार्जिन बढ़ाएगा व्यापारी भी, क्योंकि उसका ब्याज दर ज्यादा होगा, अगर ब्याज दर कम करेगा, ब्याज दर गवर्नमेंट कम करेगी तो व्यापारी भी अपना मार्जिन छोड़ के थोड़ा सा लोगों को सस्ता मिलेगा। और अब वही पेट्रोल डीजल और एलपीजी सबसे ज्यादा महंगी होती जा रही है। मोदी जी ने कहा था कि जब एलपीजी का आपका अपनी वो सब्सिडी छोड़ो, धीरे धीरे सब्सिडी तो खत्म ही हो गई, उल्टा एलपीजी 800 रुपए पार कर गई है। तो उसके लिए महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा किचन पे असर पड़ा है। दूसरा, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, मतलब कोई भी आपका, अगर मॉल्स के अलावा जो नॉर्मल मार्केट्स होती है, कहीं का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। आप देखेंगे जगह जगह बहुत खुदाई हुई पड़ी है, रोड ब्लॉक हैं और कहीं भी साफ सफाई नहीं है। अब थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद मार्केट्स के अंदर साफ सफाई बढ़ी है, रोज सुबह क्लीनिंग होती है, रात को क्लीनिंग होती है, ये बहुत अच्छी मैं बात कहूंगा। एंड बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद काफी फर्क पड़ा। और हमारे यहाँ अगर व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान होता है क्रिमिनल एक्ट से, जी। कि कहीं लूटपाट हो रही है, कुछ हो रहा है, काफी हद तक दब चुका है। और अभी मैंने जैसे कि सुना कि हरियाणा के अंदर ऑटो पायलट मोड पे सरकार वो डेवलपमेंट आई है, ऐसा भी नहीं है। इनेलो के टाइम से थोड़ी स्टार्ट हो गई थी हरियाणा के पास, क्योंकि उन्होंने काफी काम किया था प्राइवेट सेक्टर्स को अपने हरियाणा के अंदर लाने का, इंडस्ट्रीज सेटअप करने का, जमीनें सस्ती मुहैया करवाई, काफी इंडस्ट्रीज लगी। ऐसा तो नहीं है कि ऑटो पायलट मोड पे आया है डेवलपमेंट। चलिए जी, अब मैं रुक करूंगी। हमारे साथ मोहित जैन जुड़े हुए हैं जो सीए हैं, और हमारे साथ पैनल में देवेंद्र गुप्ता भी जुड़ गए हैं, जीएसटी एक्सपर्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत देवेंद्र जी। आप दोनों से एक एक करके मेरा सेम सवाल है। यहाँ पर मेरे अलग अलग सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब बात हुई तो आपने भी सुना उनको कि उनका जो प्राइम फोकस था वो था कि अगर महंगाई पर कंट्रोल सरकार करती है, मुख्य तौर पर पेट्रोल डीजल के रेट्स में अगर कमी होती है, वैट कम किया जाता है, तो काफी लोगों को राहत मिलेगी, बहुत सारे वर्गों को इससे राहत मिलेगी। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है आज के बजट में, क्या ऐसा ऐलान हो सकता है? आपका क्या अनुमान? मोहित जैन जी, पहले आप बताएं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने चैनल पे जोड़ने के लिए। देखिए, ऐसा है कि आज का जो हरियाणा बजट जो सरकार वित्त हमारे सीएम साहब और वित्त मंत्री एक ही जो मनोहर लाल खट्टर जी जो पेश करने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस कोरोना काल से उभरते हुए वित्तीय संकट को भी खत्म करना और एक बजट ऐसा पेश करना जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जा सके, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, चाहे वो एक उद्योगपति हो।
मैं ये मानता हूं कि आज का बजट जो सरकार पेश करेगी उसमें मेरा मानना ऐसा है कि सरकार को, जैसा भी हमारे साथ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है उन्होंने भी कहा कि पेट्रोल के ऊपर प्राइस कम करने चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि टैक्सेशन सरकार जो लेती है, स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, राज्य सरकार जो किसी तरह से कर लेती है, अगर वो कम होता है तो इसमें सभी वर्गों को बहुत राहत मिलेगी। देखिए आज महिला उद्योग है, अगर महिलाएं अगर उद्योग चलाती हैं अपना, तो उनको भी वहां पर कहीं ना कहीं फर्क मिलेगा। उद्योगपतियों को भी जो भार बढ़ाते हैं, जैसे हिमांशु जी ने कहा कि कहीं ना कहीं फिर उद्योगपति क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर के ऊपर बर्डन डालता है अपना, तो शायद वहां पर भी अगर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, अगर क्रूड डीजल और पेट्रोल के प्राइस कम होंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है उसमें जो महंगाई है वो कम हो सकती है। दूसरा मैं ये चाहूंगा कि देखिए हरियाणा में टूरिज्म बहुत कम है, देखा जाए तो टूरिज्म नाम मात्र है। कुरुक्षेत्र में आप देख सकते हैं जहां पर अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपना साथ दिया था, पर सरकार को चाहिए कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन रखे कि जिसके कारण जो फॉरेन विजिटर्स हैं या इंडिया का ही क्यों ना विजिटर है वो वहां पर हरियाणा में विजिट करे, और कहीं ना कहीं टूरिज्म से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। तो ये दो पैमाने शायद सरकार आज इसको प्रमोट कर सकती है अपने बजट में रखते हुए। जी। मतलब आपका कहना है कि एक यहाँ पेट्रोल डीजल को लेकर हो सकता है कोई ऐलान हो, और इसके अलावा बजट में टूरिज्म सेक्टर को फोकस में रखा जा सकता है। आपकी क्या राय है देवेंद्र गुप्ता जी, अगर यहाँ उम्मीद कर रहा है? जी बोलिए। एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए आज मैंने देखा है कि लोगों के पास हाउस टैक्स के एरियर्स का नोटिस आ रहा है सरकार की तरफ से, नगर निगम है चाहे वो नगर पालिका है। तो शायद मैं आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब के पास ये भी कहना चाहूंगा कि जो हाउस टैक्स का बकाया राशि जो किसी का भी रहा होगा, अगर वो शायद उसके ऊपर सरकार कोई वेव ऑफ स्कीम लेकर आए कि आप इतना वेव करके 50% सरकार शायद वेव करे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत सुकून भरा होगा कि क्योंकि उसको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है, हाउस टैक्स है चाहे स्टेट टैक्स किसी भी रूप में है, तो वो सरकार अगर कम करती है तो कहीं ना कहीं एक नया कर का जो बर्डन है, नया एक जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, वो भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं आरामदायक होगा। जी देवेंद्र गुप्ता जी, यहाँ पर रियायतें की उम्मीद है कि टैक्स में किसी तरीके की छूट मिले। केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब प्रदेश सरकार से उम्मीदें लगाकर बैठी है हरियाणा की जनता की टैक्स स्लैब में जो है, जो प्रदेश के हाथ में होता है, प्रदेश सरकार के हाथ में, उसमें जो है रियायतें मिले लोगों को, ताकि महंगाई कम हो और लोग थोड़ा कोरोना काल में जिस तरीके की स्थितियां रही, परेशानियां रही, उनसे उबर पाए। क्योंकि वित्तीय संकट यहाँ आम लोगों के लिए भी है और सरकार के ऊपर भी वित्तीय संकट लगातार गहरा रहा है, क्योंकि सरकार के ऊपर जो लोन है वो भी बड़ा है। तो क्या लगता है आपको, ओवरऑल क्या नजरिया आपका आज के बजट को लेकर? देखिए, मैं एक चीज क्लियर करूंगा यहाँ पे कि ये पेट्रोल प्राइसेस किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होते। एंड ऑफ द डे एक सबको पता होगा, आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई थे कि ये जितने भी प्राइसेस है पेट्रोल के, ये इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होंगे और स्टेट उसके अंदर अपने टैक्सेस ऐड। जस्ट अ मोमेंट, वी आर स्पीकिंग अबाउट वैट. VAT is always levied by state government, sir. Agreed. VAT, But we are speaking about VAT. I agree. Always charged by state government. नहीं सर, उन्हें बोलने दीजिए, ठीक है, अब उन्हें अपनी बात पूरी करने लीजिए। क्या पता वो वैट पर ही, प्लीज डोंट, नहीं देखिए जो जो बात गलत है, वो अपनी बात हो सकता है वैट पर ही खत्म करने वाले। आप उन्हें पूरा सुनिए पहले, रुकिए सर, आप उनका चांस है, उन्हें बोलने दीजिए पहले, बोलिए आप। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें वैट जीएसटी, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हर स्टेट अपने आप में अब एक बिजनेस यूनिट हो चुका है। अगर आप मार्केट में निकलेंगे, देखिए मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठता हूँ, स्टार्टअप्स के साथ बैठता हूँ, हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी में काम करना चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट द सोल्यूशन, उससे कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। हमें कहीं ना कहीं, आप देखिए आज की डेट में स्टेट रैंकिंग्स अगर आप खोलेंगे, कौन कौन सी स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आती हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, इन सब ये वाली स्टेट्स को आप ज्यादा प्रमोट दे रहे हैं। एंड ऑफ द डे आप ये देखिए कि अगर आप पास्ट में बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगे, उबर का हेड ऑफिस हैदराबाद में है, उसका हेड ऑफिस गुड़गांव में नहीं है। वो क्यों नहीं यहाँ पे आ पा रहे, हमें इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारी चीजें रेवेन्यू जनरेटेड है। आज की डेट में हरियाणा अपने आप में एक ऑटोमोबाइल सेक्टर हब बन सकता है, लेकिन आप देखिए पास में किया या जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सारी चेन्नई शिफ्ट हो रही है, सारे तमिलनाडु जा रहे हैं। क्यों? अगर हम रेवेन्यू जनरेशन बात करेंगे तब सबका सुधार होगा। कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट द सोल्यूशन इन दिस मार्केट। आज की डेट में आप छोटे व्यापारी के पास भी पूछिए,
उसको यही नहीं पता कि मुझे इंसेंटिव मिल क्या सकते हैं और कहां से मिल सकते हैं। आज आप देखते हैं कि हर जगह लिखा होता है कि टीकाकरण के लिए यहां जाइए, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा होता कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या इंसेंटिव्स हैं जो लोगों को मिल सकते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मैं इंडिया में बैठ के या गुड़गांव में बैठ के, आपने देखा होगा कितनी सारी सर्विस कंपनीज यहां पे बिजनेस कर रही है, क्या वो जब सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया देती है तो गवर्नमेंट आपको उसके लिए इंसेंटिव देती है जो 2 से लेकर 5% के रेंज में होता है। बट ये इंसेंटिव लोगों को पता ही नहीं होता और ये जरिया है आपकी कॉस्ट को रिडक्शन करने का। तो मेरा सुझाव ये है कि हमें कहीं ना कहीं रेवेन्यूज एंड एवेन्यूज पे फोकस करना चाहिए। अपनी स्टेट को एज अ हरियाणा हमें कहीं ना कहीं आगे उभर के आना पड़ेगा एज अ मैन्युफैक्चरिंग। देवन गुप्ता जी, आपकी बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जिस तरीके की वित्तीय हालत लोगों की है इन दिनों, सर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। लॉकडाउन हुआ, कोरोना के इस पूरे टेन्योर में लोगों की हालत क्या रही है, तो ऐसे में जो डिडक्शन है, टैक्स डिडक्शन है, उसकी उम्मीद लोग इसलिए भी लगाए बैठे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट इन दिनों जिस तरीके से लगातार बढ़े हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए एक बड़ा झटका रहा है। और ऐसे में अब प्रदेश सरकार से ही, चूंकि वैट उनके हाथ में है कम से कम उसमें वो थोड़ी बहुत डिडक्शन जो उनके हाथ में अगर वो करेंगे तो इससे आम लोगों को महंगाई में थोड़ी रियायत मिलेगी, जिससे लोग थोड़ा उभरने में आसानी महसूस कर पाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी जुड़े हुए हैं। नेहरा जी, आपने सभी एक्सपर्ट्स को सुना, सबकी राय जानी। देखिए, ये जो डिबेट है वो जरूर बजट पर हो रही है, लेकिन सारी बातें अटकती हैं पेट्रोल डीजल के रेट पर, क्योंकि माहौल ऐसा बना है जिस तरीके से हर दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, लोग परेशान हैं। तो आप इस बजट में उम्मीद करें कि आज प्रदेश सरकार कोई ना कोई ऐलान ऐसा करेगी जिससे पेट्रोल डीजल पर रेट्स में कटौती हो। देखिए नंदनी जी, एक तो मैंने सबको सुनाया, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं जवाब देता हूं। एक तो अभी जैसे पहले मेरे से जो साथी प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात की, तो मैं बताना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हरियाणा प्रदेश जो है पूरे देश में 3rd नंबर पे है और उत्तर भारत में हम पहले नंबर पे आते हैं। दूसरा, आपने जो पेट्रोल डीजल की बात की नंदनी जी, मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, भारत सरकार ने एक प्रपोजल दिया था सभी राज्यों को कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि राज्यों ने उसका विरोध किया तो ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इसमें राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। दूसरा, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा नंदिनी जी, आज भी राजस्थान और महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है। इसके पीछे कारण है कि राजस्थान में 36% और महाराष्ट्र में 33% राज्य का जो वैट है वो लोग टैक्स के रूप में वहां पे ले रहे हैं। इसके साथ साथ महंगाई की जो इन्होंने बात की, मैं कुछ आंकड़े आपके बीच में लेके आया हूं नंदनी जी। मैं बताना चाहूंगा कि महंगाई की जो 2014 में खुदरा महंगाई की जो दर है वो 7.72% थी, आज यह दर घटकर 2.57% रह गई है, पहली बात। दूसरा, अगर हम जीडीपी की बात करें, मेरे से पहले जीडीपी की कुछ बात करनी है, तो मोदी सरकार और पूर्व की मनमोहन सरकार के बीच में अगर हम जीडीपी की तुलना करें तो इसमें वर्ष 2009 से 2014 के बीच अर्थव्यवस्था औसतन 6.7% की दर से बढ़ रही थी। वहीं मोदी सरकार में वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 से लेकर 2019 के बीच 7.5 की दर से बढ़ी है। दूसरा, आपने पेट्रोल डीजल की जो बात की, मैं वापस उस पर आता हूं। देखिए, कोरोना काल की वजह से जिस मद में जितना पैसा मिलना था वो नहीं मिल पाया, इस कारण कुछ चीजें सरकार को भी विकास और डेवलपमेंट के लिए करनी पड़ती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस की जो पूर्व की गलत नीतियां रही नंदिनी जी, उसके कारण 85% जो तेल है वो हमें था। पेट्रोल, एक से एक मेरा सवाल सुन लीजिए। पेट्रोल डीजल वो मुद्दा था जब आपकी पार्टी विपक्ष में थी तो बड़े जोर शोर से आप लोगों ने उठाया था, खूब विरोध प्रदर्शन हुए थे और उन तस्वीरों को आज याद किया जाता है। और जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो बहुत निराशाजनक लोग महसूस करते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे, पेट्रोल डीजल एक बड़ा मुद्दा था आप लोगों का, और आज आप लोग ही उस पर शांति से बैठकर रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। जब रेट्स बढ़ रहे हैं तब आप भी रेट्स बढ़ा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? चलिए, विजेंद्र जी से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आकाश जिंदल जी के पास में जाना चाहूंगी। आकाश जी, देखिए, अगर सियासत से हटकर हम यहाँ पर बात करें तो पेट्रोल डीजल को लेकर जो फैक्ट यहाँ पर किरण चौधरी जी बताकर गई हैं, बेहद जायज बात है कि जब इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल के रेट्स कम हो रहे थे तब यहाँ पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं हुए, और जब ऑयल के रेट बढ़े तो आपने यहाँ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए। आकाश जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की खुशी है कि मैंने पेट्रोल डीजल का इशू उठाया था और पेट्रोल डीजल के इशू पे बाकी लोगों ने भी अपनी बात रखी और सभी लोगों का इस पे कंसर्न है। अब लेट मी शेयर सम डेटा विद यू।
मैं मोदी साहब और खट्टर साहब की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन क्रूड ऑयल प्राइसेस का डेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in आपको देना चाहती है। 2008 क्रूड ऑयल प्राइसेस वर $147 पर बैरल, $147 पर बैरल थी, आज हैं $64 पर बैरल। तो इंटरनेशनल प्राइसेस से कोरिलेशन देखा जाए तो आज के प्राइसेस पहले के मुकाबले काफी कम है और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है। अभी बात की जा रही थी इंटरनेशनल मार्केट प्राइस की, हमारे एक कोलीग की बात कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट प्राइस। उनको बता दूं, कोरोना के टाइम में मेरे दोस्त आप डेटा सीख कर लीजिए, 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड, दैट ऑयल विच वी यूज इन इंडिया केम डाउन टू एज लो एज $20 पर बैरल। इफ माय फ्रेंड इज लिसनिंग, $20 पर बैरल तक आ गया था कोरोना के टाइम में। क्या उस हिसाब से हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम हुई? नहीं हुई। इंटरनेशनल मार्केट का हवाला हमें ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस का आ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने चाहिए, क्योंकि आम आदमी, जब हाउसवाइफ की बात आ जाती है, हर आदमी का अपना बजट, स्टेट का अपना बजट है, लेकिन हर आदमी के अपने घर का बजट है। जो आदमी 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीना कमाता है, उसे अपना स्कूटर भी चलाना है, रसोई भी चलानी है, तो रसोई चलती है डीजल के ऊपर। जितने आपके ईटेबल्स हैं, सब्जियां, दाल, दूध, सब डीजल के ऊपर ट्रेवल करते हैं। किसानों की बात किरण चौधरी जी ने भी की और लोगों ने भी की, तो किसानों के लिए डीजल इज लाइक लाइफ लाइन। तो आई थिंक डीजल के प्राइस कम होने चाहिए। दूसरी, मेरे बीजेपी के मित्र ने बात की जीडीपी ग्रोथ की। जीडीपी ग्रोथ का डेटा शेयर कर दूं, -8% इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ, हालांकि कोरोना इसका कारण है, तो जीडीपी ग्रोथ में पूरी कंट्री बहुत पिछड़ी है क्योंकि कोरोना का इंपैक्ट रहा है। तो आई थिंक जीडीपी ग्रोथ का हमें इस समय जो है क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, हालांकि बीजेपी ने अच्छा काम किया है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो अभी तक मेरे ख्याल रेज नहीं हुई है, हरियाणा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी किसी ने कहा ऑटो पायलट मोड, जी मैं ऑटो पायलट मोड की बात कर रहा था। गुड़गांव की जो ग्रोथ है उसके अंदर, चाहे बीजेपी हो, चाहे और अलग अलग पार्टीज रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा में, किसी का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा। गुड़गांव की ग्रोथ हुई है ऑटो पायलट मोड पे, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास था, आईटी का हब बन गया। बट क्या हम हरियाणा में, रोहतक में, पानीपत में, अंबाला में, हिसार में, भिवानी में उस तरीके की बड़ी इंडस्ट्री को ला पाए हैं? दिल्ली के पास होने का जो एडवांटेज मिलना चाहिए था हरियाणा को, वो इंडस्ट्री जो 10,000, 15,000 लोगों को रोजगार दे सकती थी, क्या हम वो ला पाए हैं? जबकि इतनी अच्छी टॉपोग्राफी है हरियाणा की, डीएमआईसी इसके पास बनने जा रही है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। अब गुड़गांव आईटी बीपीओ में डेवलप हो गया, तो फरीदाबाद को हमने क्यों नहीं डेवलप किया? फरीदाबाद में भी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। इधर पंचकुला की बात करें, पंचकुला में इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जबकि पंजाब ने मोहाली को आईटी बीपीओ के डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया है। तो कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्री को यहाँ इन्वाइट करना होगा। बिल्कुल, और यही बात देवन गुप्ता ने भी कही थी, हरियाणा के लोगों में यही बात तमाम बिजनेस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़कर कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है आकाश जी, कि सिर्फ गुरुग्राम की बात नहीं होनी चाहिए थी। जी आकाश जी, मेरे साथ पैनल में और भी लोग हैं, एक बार मैं उनके पास भी जाकर डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, यहाँ पर पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, बिजनेस सेक्टर को बढ़ाने की बात हो रही है, एजुकेशन सेक्टर को लेकर आपने यहाँ पर कई सारी ऐसी बातें रखी जो इस पूरे साल में मुख्य तौर पर एजुकेशन सेक्टर के लिए निराशाजनक ये पूरा साल रहा, क्योंकि कुछ काम तभी होते जब एजुकेशन सेक्टर ठीक तरीके से चल पाता। आप भी अपनी राय रखिए एक बार, उसके बाद में लास्ट में विजेंद्र नेहरा जी के पास जाकर जो है इन तमाम सवालों के जवाब दूंगी जो हमारे एक्सपर्ट्स ने रेज किए हैं। मैं जिंदल जी को बधाई देता हूं, इन्होंने सबसे पहले ये पेट्रोल का मुद्दा उठाया जी। आज जरूरत है वैट की, बिल्कुल ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और अभी बीजेपी वाले साथी राजस्थान और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल तो दे रहे थे, भाई वहां पे प्राइस ज्यादा है, वहां पे वैट ज्यादा है एंड दे आर चार्जिंग मोर। पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे कम है, इसलिए महंगाई सबसे बड़ी जरूरत है, इसे कम किया जाए। कोरोना ने बिल्कुल मिडिल क्लास, जो निम्न श्रेणी का जो वर्ग है, उसको बिल्कुल उसकी जो है ना हालत खस्ता कर दी है। लोगों के पास बेरोजगार हैं आज भी। अब हर जगह गुड़गांव का एग्जाम्पल आता है, बहुत बड़ा स्टेट है। सिरसा में क्या है, कोई इंडस्ट्री है? हिसार में कहाँ इंडस्ट्रीज है? महेंद्रगढ़ में कहाँ इंडस्ट्रीज मिलेंगे आपको? गुड़गांव यही है अपने आप, यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई, एयरपोर्ट इज वेरी नियर एंड एनसीआर एरिया है सारा, परंतु यहाँ भी कंपनीज काफी आप देख रहे हैं भाग रही हैं बिल्कुल ही।
जितना अभी जो डाटा पीछे आया है, जितनी जो कंपनीज बंद हुई हैं वो एनसीआर एरिया में सबसे ज्यादा हुई हैं। गुड़गांव में भी काफी जो है ना कंपनीज बंद हो चुकी हैं यहाँ पे। आज एजुकेशन इन सब का आधार है, और एजुकेशन में आज सीएम साहब से बड़ी उम्मीद है। एजुकेशन से मेन चीज एजुकेशन पे आप खर्च करो, पर इसकी जो है ना व्यवस्था को भी सुधारो जी। हेल्थ पे आप खर्च करो, हेल्थ की व्यवस्था को भी सुधारो। मेन तो सुधार लाने की भी जरूरत है, जी, पैसा मॉनिटरिंग की जरूरत है। यस, और ये गवर्नमेंट कर नहीं पाती, और ये जरूर है। ये गवर्नमेंट, ये तो हर कोई भी गवर्नमेंट हो, वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्संस, हम ये चाहते हैं उसकी पारदर्शिता हो। आज भी बेरोजगारी है, आज भी जो है जो जितने भी जो अपॉइंटमेंट होती हैं, जो भर्ती होती है, उसमें सारी धांधलेबाजी होती है, आज भी होती है। कहाँ नहीं होती? हम आपके कॉलेजों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सारी 80% जो भर्ती है, जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, सारी फर्जी भर्ती है। ये गवर्नमेंट, मैं सीएम साहब को, मैं आपके चैनल से ये उनके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, गवर्नर साहब के नॉलेज में लाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के नॉलेज में लाना चाहता हूँ। कहाँ पे अपॉइंटमेंट है, आप ये बताइए। तो बजट में जहां एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान हो, आपका कहना है कि मॉनिटरिंग के लिए भी एक प्रॉपर बॉडी तैयार की जानी चाहिए। बहुत जरूर है। चलिए, बहुत जरूर। हमारे जो और एक्सपर्ट हैं, आप भी अपने अपने मेन पॉइंट्स थोड़ा जल्दी रेस करें, फिर उसके बाद हम बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब लेंगे। देवन जी पहले आप बोलें, फिर मैं मोहित जी, हिमांशु जी आपके पास आऊंगी। बोलें। एक ही समराइजेशन है इस पूरे बजट से। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस ऑन बिजनेस मोर। किस तरह से हम हरियाणा के अंदर मोर इंडस्ट्रीज ला सकते हैं। ऑटो पायलट मॉडल्स आने चाहिए, प्लग एंड प्ले मॉडल आने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को जाना चाहिए मिलने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू, एंड अपॉर्चुनिटीज आर देयर। मैं एक छोटे से 2-3 बड़े बड़े एग्जांपल्स लेता हूं। फॉक्सकॉन तमिलनाडु में आ चुका है। फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर जो आने वाले समय में राउंड अबाउट मोर देन 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां से, राइट। तो वो इंसेंटिव्स उनको मिलेंगे, हमारे हरियाणा में नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को अगर इंडस्ट्रीज हरियाणा में ना आते हुए दूसरे प्रदेशों में जा रही हैं, आपका ये कंसर्न है कि हरियाणा में क्यों नहीं आ रही है, जबकि हमारे पास गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहर है जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं, राइट। ऑटोमोबाइल और मोबाइल सेक्टर एक आने वाले टाइम में बहुत बड़े अच्छे सेक्टर्स हैं जहां से एक्सपोर्ट होगा। मोहित, आप रखें अपना पॉइंट। हाँ, देखिए, अभी ये पैनल पे कॉलीग उन्होंने कहा था कि एनसीआर रीजन से इंडस्ट्री स्विच कर रही है। देखिए, एनसीआर रीजन से इंडस्ट्री स्विच इसलिए नहीं करेगी कि हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके फेवर में नहीं है। वो स्विच कर रही है क्योंकि वो एनवायरमेंट के फेवर में नहीं है। वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, जिसके कारण हमारी राजधानी, आपने देखा होगा कि दिवाली के बाद कितनी ज्यादा पॉल्यूटेंट हो जाती है कि वहां पर लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि दिव्यम गुप्ता जी ने एक बात कही थी कि पेट्रोल के ऊपर ना ध्यान देकर, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर ना ध्यान देकर हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या इनकम क्रिएट करनी चाहिए। मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगा कि क्यों ना कॉस्ट रिड्यूस की जाए। अगर पेट्रोल में, अगर डीजल प्राइस में अगर वैट कम होता है तो कॉस्ट रिड्यूस करना भी तो एक प्रॉफिट क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं करनी चाहिए कि हमें कॉस्ट रिड्यूस ना करें। कॉस्ट बढ़ाते चले जाओगे तो भैया प्रॉफिट कहां से लेकर आओगे, उद्योगपति और बाहर जाएगा। तीसरी बात, इंडस्ट्री सरकार को मैं जो कहना चाहूंगा आज के बजट के लिए कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज का सेटअप सबसे ज्यादा रूरल बैकवर्ड एरियाज में डालना चाहिए, और सरकार को अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज में ये प्रोविजंस भी लाने चाहिए कि जो भी पर्सन अपनी इंडस्ट्रीज का सेटअप बैकवर्ड एरियाज में करता है, रूरल एरियाज में करता है स्पेसिफिकली, वहां पर उसको सरकार टैक्स में और उसकी लोन्स में जो भी मैक्सिमम बेनिफिट सरकार दे सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हो, चाहे वो वाटर रेट हो, चाहे वो लैंड रेट हो, वो कम से कम हो। हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मेरे शहर के पास बावल एरिया है। क्या था, कुछ भी नहीं था 15 साल पहले। आज देखिए इंडस्ट्री, बावल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हरियाणा, बावल भी हरियाणा का पार्ट है। और आज बावल देखिए कितनी जापानीज कंपनीज बावल में आ चुकी है, चाइनीज कंपनीज बावल में है। तो बावल को एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हुए हमें हरियाणा में जितने भी एरियाज है, चाहे वो हिसार हो, चाहे वो सिरसा हो, चाहे पंचकुला हो, वहां पर हमें इंडस्ट्रीज का सेटअप गवर्नमेंट को अपना बढ़ाना चाहिए रियायतें देकर। जी, अपना पॉइंट हिमांशु जी रखे, फिर हम लास्ट में विजेंद्र नेहरा जी से ओवरऑल बात करेंगे। जी, हरियाणा सरकार का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि जैसे पिछले बजट आने से पहले ही उन्होंने 75% आरक्षण हमारे हरियाणा के युवाओं को दे दिया गया है नौकरियों में, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, कहीं भी हो, जिसके लिए घेराव करने के लिए विपक्ष तैयार थी कि आप ला नहीं रहे हैं ये बिल, और वो बजट से पहले हरियाणा सरकार ले आई है, बहुत अच्छी बात करी है। दूसरा, मैं थोड़ा सा जो एजुकेशन की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा दोबारा से। एजुकेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट स्कूल्स ने लूट मचा रखी है। अब आप देखिए
कोरोना काल में ये हुआ था, गवर्नमेंट ने कह दिया था कि भाई आप लोगों को कम करना है टैक्स और जो स्कूल फीस है उसको कम करो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लग रही। मैं कुछ स्कूल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो सही बात नहीं होती आजकल स्कूल्स का नाम लेना। स्कूल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फीस भी ली गई है, वो हरियाणा सरकार ने क्यों ध्यान नहीं दिया? हरियाणा सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर आज के समय में एक स्कूल के बाहर, अभी पिछले हफ्ते की बात है, अभिभावक खड़े हुए थे, इवन स्कूल ने उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस बुला ली। वो क्योंकि फीस के अंदर एप्रिसिएशन हुआ था। आप पहले ही आम आदमी के पास पैसा नहीं है जी। और फीस में एप्रिसिएशन कर रहे हैं, वो भी गलत बात है। और सरकार को उनका साथ देने की बजाय सरकार को उनके खिलाफ जाना चाहिए कि आपको पहले ही नोटिफिकेशन दी गई थी, कोई भी फीस नहीं बढ़ाएगा। मतलब कुल मिलाकर एजुकेशन सेक्टर में जो स्कूल्स की मनमानी है उस पर वो सरकार बरकरार नहीं लगा पाई है, नहीं लगा पाई है। और सरकार, विजेंद्र नेहरा जी, ओवर टू यू नाउ। यहाँ बुलाया, उनसे मैं सवाल करना चाहता था, आपने जब टाइम नहीं दिया। वो गलत बयानी करके चली गई अपने समय में। वो 60,000 करोड़ का कर्जा बता रही है, 58,000 करोड़ का, 98,000 करोड़ का कर्जा था। और कुछ सवाल उनसे मुझे करने थे, वो आपने करने नहीं दिए। और इतने सारे सवाल लेने के बाद मैडम कम से कम जवाब तो देने दीजिए। नहीं सर, देखिए मेरे पास भी वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन भले ही मैं एज एन एंकर चेंज हो जाऊंगी, लेकिन आप पैनल में जरूर मौजूद रहिए। हमारे जो आगे साथी आएंगे वो भी आपसे सवाल करेंगे। अभी आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए विजेंद्र जी। जो कंसर्न यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स ने रेज किए हैं या जो किरण चौधरी कह के गई हैं पेट्रोल डीजल को लेकर, उस पर जवाब दीजिए। हेलो जी जी जी, बोलिए। नंदनी जी, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? बोलिए सर, बोलिए, आ रही है। हाँ मैडम, देखिए मैं ये बताना चाह रहा था आपको। एक तो जो अभी 2-3 सवाल इन्होंने उठाए हैं, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। किसी ने अभी बीच में कहा था कि रोजगार ईमानदारी से नहीं देने का काम हो रहा है। डंके की चोट पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश का नंदनी मैडम बच्चा आज ये चीज कहता है और विपक्ष भी ये चीज मानने के लिए तैयार है कि हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार ने ईमानदारी से जो सक्षम है, जो काबिल है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको रोजगार देने का काम किया है और इंटरव्यू सिस्टम को खत्म करने का काम किया, जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यह दावा नहीं कर सकता कि फलाना व्यक्ति मैंने रोजगार लगाया है। कांग्रेस के समय में नेता दावा करते थे, उनके पास पर्चियां जाती थी और नौकरी लगाने के बाद उससे स्वागत का प्रोग्राम का कार्यक्रम कराते थे और भ्रष्टाचार करके पैसा लेते थे। ये सारा सिस्टम आज बंद कर दिया है। मैं खुद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, सागरपुर गांव का। मेरे गांव से लगभग 15 से 20 बेरोजगार युवा उनको रोजगार मिला है और ऐसे लोगों को मिला है जिनकी कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, जो महागरीब से गरीब व्यक्ति है, दलित समाज से सब लोग आते हैं। इसके साथ साथ मैं इनको बताना चाहूंगा, देखिए इन्होंने जो बात की हरियाणा से रोजगार जाने की, दुष्यंत चौटाला जी ने ऑन रिकॉर्ड हरियाणा विधानसभा में परसों ही ये बोला है क्लियर सबके सामने कि हरियाणा से एक भी जो कंपनी है वो बाहर नहीं गई है। उन्होंने बाकी स्टेटों का एग्जांपल दिया कहां से कितनी गई है। दूसरा, एक इन्होंने बताया कि गुड़गांव एकमात्र है। अरे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं। गुड़गांव से कई गुना ज्यादा इंडस्ट्री है फरीदाबाद के अंदर, छोटी बड़ी लगभग 25,000 इंडस्ट्री फरीदाबाद में काम करती है। चाहे फरीदाबाद IMT हो, जो लगभग 2,000 से ज्यादा एकड़ के अंदर है, 5 गांव की उसके अंदर जमीन है और उसके अंदर हजारों की संख्या में बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती है। इसके साथ साथ चाहे वो पृथला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो डेवलप हो रहा है, चाहे वो DLF इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो 24-25 सेक्टर से लेकर तमाम जो सेक्टर फरीदाबाद के अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो फरीदाबाद एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब है गुड़गांव के साथ साथ। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, कुछ सवाल मैं उनसे करना चाहता था कि आपने जो महंगाई की और तमाम जो बातें बताई है कि राजस्थान, और उन्होंने बोला किरण जी ने कि मैं सिर्फ हरियाणा को लेकर बात करूंगी, तो मैं उनसे पूछना चाहता था कि मैडम आप बताइए कि आप एक क्षेत्रीय दल है, आप तो राष्ट्रीय दल है। आप जब पंजाब में निकाय चुनाव जीतते हैं तो हरियाणा में ढोल पीटते हैं कि हम वहां पे जीत के आए हैं, तो आप दूसरे राज्यों का जवाब क्यों नहीं दे सकते? आपको बताना चाहिए कि राजस्थान महाराष्ट्र में क्यों आप 36% और 33% बैठ ले रहे हैं, क्यों वहां पे कम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ विजेंद्र जी, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन सारा पैनल हमारे साथ